गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज योर प्लस टू फिजिक्स क्लास। और आज हम लोग एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे फिजिक्स में, EMI। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं इसको EMI। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका। तो इसकी शुरुआत में पहले हम लोग को पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स आपका एग्जैक्टली वैसा ही है आपका जैसे कि पहले आप लोग पढ़ चुके हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बस वहां पर जैसे आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है इसका, फाई इक्वल टू E डॉट DA, है ना। ये क्या था आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स में E के प्लेस में क्या आ जाता है, B डॉट DA। इतना सा डिफरेंस है। जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड थी वहां उसको आप रिप्लेस कर दोगे किससे, मैग्नेटिक फील्ड से, है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या पढ़ा था आपने, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और साथ ही साथ पढ़ा था हम लोगों ने एरिया वेक्टर के बारे में। जल्दी से आपको रिवाइज करा देते हैं। एरिया कैसा होता है आपका, स्केलर की वेक्टर। एरिया फिजिक्स में हम लोग एरिया को कैसे लेते हैं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर है तो डायरेक्शन होगी। जैसे आपकी जो ओपन सरफेसेस थी, ओपन सरफेसेस में जैसे आपका स्क्वायर है, ट्रायंगल है, ये सब क्या थी आपकी ओपन सरफेसेस। ओपन सरफेसेस क्या थी, जैसे आपकी कोई सर्कुलर डिस्क है, ट्रायंगल है ना, रेक्टेंगल है। जो 2D में सरफेसेस होती हैं वो कहलाती हैं ओपन सरफेसेस। ओपन सरफेसेस में जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है वो कैसे होती है, चाहे तो आप परपेंडिकुलर लेंगे हम लोग, चाहे परपेंडिकुलर ऊपर की ओर ले लें और चाहे परपेंडिकुलर नीचे की ओर। याद है ना आपको ये सब। तो ये आपका मान लो DA वेक्टर है और इसका एरिया A है और इसका यूनिट वेक्टर n कैप है। तो DA वेक्टर कितना हो जाता था आपका, मान लो इसका मैग्नीट्यूड है DA, तो ये हो जाता था DA n कैप। ओपन सरफेसेस में ये सब पढ़ चुके हो आप पहले भी इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में। ओपन सरफेसेस में जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है वो कोई भी परपेंडिकुलर हम ले सकते हैं, ऊपर की ओर परपेंडिकुलर या फिर नीचे की ओर परपेंडिकुलर। और जबकि आपका जो क्लोज्ड सरफेसेस में, क्लोज सरफेस जैसे आपका कोई क्यूब या क्यूबॉइड है या फिर स्फीयर है, सिलेंडर है, ये सारी कैसी सरफेसेस थी, क्लोज्ड सरफेसेस। और इसमें एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे लेते थे हम लोग, आउटवर्ड नॉर्मल, ऐसे आउटवर्ड नॉर्मल, ऐसे बाहर की ओर लेते थे। याद है ना सब, ये सब आप पढ़ चुके हो। तो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और ओपन सरफेसेस में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, कोई भी परपेंडिकुलर ले लेंगे, जबकि
क्लोज्ड सरफेसेस में हम कैसा लेंगे, आउटवर्ड नॉर्मल, बाहर की ओर लेंगे, और कैसा लेंगे, परपेंडिकुलर। तो वैसे ही सेम है आपका, जैसे कोई सरफेस है आपकी और इस सरफेस से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है, इससे यदि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पेनिट्रेट कर रही हैं इस तरह से, तो इस पूरे सरफेस का जो फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ सरफेस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या बेसिकली कितनी मैग्नेटिक एनर्जी किसी एरिया से पास हो रही है, वहां पर क्या था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का काउंट था वो। और मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करेंगे हम लोग, तो किसी सरफेस को कितनी मैग्नेटिक एनर्जी इसको क्रॉस कर रही है। और यदि आपका कोई, ये मान लो एरिया, यहाँ पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, इसके एरिया के परपेंडिकुलर ये हो जाएगी आपकी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। और यहाँ पर यदि हम कोई छोटा सा एरिया लें dA, तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, d फाई इक्वल टू b cos थीटा इंटू dA, या d फाई इक्वल टू b डॉट dA। और पूरे सरफेस का निकालना है फ्लक्स, तो वो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट dA। और यदि क्लोज्ड सरफेस का निकाल रहे हैं तो यहाँ पर ऐसे हम लोग सर्कल मार्क कर देंगे, और ये क्या शो कर रहा है, किसी क्लोज्ड सरफेस को, ठीक है ना। तो ये तो होता है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको आता है, तो उसके लिए मैग्नेटिक फ्लक्स भी वही है, केवल E को रिप्लेस कर देना है यहाँ पर B से। बाकी जितने न्यूमेरिकल हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में किए थे, वो सारे न्यूमेरिकल हम लोग यहाँ पर दोबारा कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आप कर चुके हो पहले ही, तो कराए नहीं जाएंगे आपको। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का, dA cos थीटा, है ना। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, B की यूनिट होती है टेस्ला, और एरिया की क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। टेस्ला, T का मतलब क्या है यहाँ पर, टेस्ला मीटर स्क्वायर, या इसको बोलते हैं वेबर। इसलिए कई बार आपने मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट देखी होगी आपने, वेबर पर मीटर स्क्वायर, है ना। वो यहीं से आती है आपकी, कि यहाँ से B क्या हो जाएगा आपका, पाई अपॉन A cos थीटा। तो फ्लक्स की क्या होती है, वेबर, और एरिया की हो जाएगी मीटर स्क्वायर। या तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट, एक तो यूनिट होती है टेस्ला, और कई बार आपने न्यूमेरिकल्स में देखी होगी वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो वो एक्चुअल में यहाँ से आती है। ये क्या है उसका, यानी ये क्या है, मीटर वेबर पर मीटर स्क्वायर, इसको क्या बोल सकते हैं, फ्लक्स डेंसिटी।
ठीक है ना। इसलिए बी को, मैग्नेटिक फील्ड को कई बार ऐसे बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो इस तरह से इसकी यूनिट होती है, डायमेंशन भी आप यहां से फाइंड कर सकते हो। और फ्लक्स में कोई दिक्कत हो तो आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और जितने भी न्यूमेरिकल्स वहां किए थे यहाँ दोबारा कर सकते हो, केवल ई को रिप्लेस कर देंगे किससे, बी से। इलेक्ट्रिक फील्ड के प्लेस में क्या कर देंगे, मैग्नेटिक फील्ड। बाकी सारा कंसेप्ट आपका फ्लक्स का वही सेम फंडा है, ठीक है ना। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जो रिजल्ट हैं वो शुरुआती रिजल्ट इसके एक्सपेरिमेंटल बेस्ड थे। ऐसे मान लो कि जैसे मान लो कोई मैग्नेटिक फील्ड है, किसी रीजन में ऐसे आपका मैग्नेटिक फील्ड दी गई है और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है ना। और यहाँ पर इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आपका एक कोई लूप है, आपका मेटेलिक वायर का एक लूप लिया हम लोगों ने। तो ऐसे समझ लो कि इसमें जब एक्सपेरिमेंट किए गए तो जब तक पहले तो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में एक वायर को रखा गया, एक सर्कुलर वायर रखा गया, तो ये पाया गया कि इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन यदि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया जाए, ऐसे मान लो कि यदि मैग्नेटिक एक्सपेरिमेंट्स में, ये सब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हैं, यदि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया जाए इस रीजन में, तो ये पाया गया कि इस वायर में एक करंट फ्लो हो रही है, इसमें करंट फ्लो होने लगती है ना। क्यों फ्लो होती है, इसके रीजन आपको समझ में आएंगे आगे चैप्टर के। अभी केवल जो एक्सपेरिमेंट किए गए वो बताए जा रहे हैं। यदि मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखा गया, पहले तो क्या किया गया, जब मैग्नेटिक फील्ड को चेंज नहीं किया गया, कांस्टेंट थी हमारी, उस समय तो यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही थी। लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया गया, हो सकता है इंक्रीज किया गया हो या फिर हो सकता है डिक्रीज किया गया, दोनों ही केस में यहाँ पर जो लूप है उसमें एक करंट पाई गई, एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया, ठीक है ना। फिर इसमें और एक्सपेरिमेंट किए गए। अभी नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि मैग्नेटिक फील्ड को तो कांस्टेंट रखा गया, मैग्नेटिक फील्ड को रखा गया कांस्टेंट, लेकिन ये जो लूप था आपका, इसका एरिया चेंज किया गया। जो लूप है आपका, इसका एरिया हो सकता है घटाया गया हो या फिर हो सकता है बढ़ाया गया हो। ऐसे मान लो कि ये फ्लेक्सिबल है मेटेलिक वायर, इसको एरिया हम कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो जब अभी क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, लेकिन इसका लूप का जो एरिया है वो चेंज किया गया। जब एरिया चेंज किया गया तो ये पाया गया कि अगेन इसमें एक करंट फ्लो हो रही है, ठीक है ना। जब मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया गया, जब मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया गया और एरिया में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, तब भी करंट फ्लो हो रही है। ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी से पाया गया। फिर अगले एक्सपेरिमेंट में जब मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, लेकिन इस लूप का एरिया को फ्लक्चुएट किया गया,
वेरी कराया गया तो पाया गया कि फिर से इसमें एक करंट फ्लो होने लगी, ठीक है ना। फिर क्या किया गया, इस तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए। फिर अगेन मैग्नेटिक फील्ड को रखा गया कांस्टेंट और एरिया भी कांस्टेंट है इसका, और इसको ऐसे घुमाया गया, ऐसे ऐसे खच 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 ऐसे घुमाया गया। तो इस कंडीशन में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही थी, नो करंट फ्लोज। लेकिन जब इसी को ऐसे ना घुमा करके ऐसे घुमाया गया, समझ रहे हो, ऐसे ऐसे, जब इस तरह से घुमाया गया तो ये पाया गया कि अगेन करंट फ्लोज। और इससे रिलेटेड बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए। ये तो केवल हम बता रहे हैं कि जो जिनसे हमारा कुछ रिजल्ट सामने आया है ना। तो किसी भी लूप या किसी भी सर्किट में करंट कब कब फ्लो होती है, यदि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया जाए या फिर एरिया को चेंज किया जाए, और या फिर यहाँ पर देखो जब ऐसे घुमा रहे हो ना तो इसमें थीटा चेंज हो रहा है। एरिया थीटा मतलब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। जैसे अभी इस कंडीशन पर देखो तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, ठीक है ना, और एरिया के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर भी कैसे है, अंदर की ओर है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर, थीटा कौन सा एंगल होता है, जैसे ऐसे जा रही है मैग्नेटिक फील्ड और ये मान लो एरिया वेक्टर है, तो ये एंगल कितना होता है, थीटा। तो जब आपका इस समय इनिशियली देखो तो मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की ओर है और एरिया वेक्टर भी अंदर की ओर है, तो थीटा कितना है, 0। लेकिन जब इसको रोटेट कराया जाएगा तो एरिया वेक्टर तो धीरे धीरे क्या होगा, चेंज होगा। जैसे मान लो ये कॉइल है, ऐसे मान लो, देखो ना, ये एरिया वेक्टर है इसका। जब इसको घुमाओगे आप तो एरिया वेक्टर भी साथ साथ में क्या होगा, चेंज होगा। अभी एरिया वेक्टर कैसे ऐसे है, और यदि आपने डस्टर को घुमाया तो उसके साथ साथ क्या होगा, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी चेंज होगी। और एरिया मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की ओर है आपकी, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है ना। तो बीच का जो थीटा एंगल है वो वेरी कर रहा है कि नहीं। तो जब इनको गौर से देखा गया सारे एक्सपेरिमेंट को, तो फिर ये पाया गया कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, BA cos थीटा। मैग्नेटिक फ्लक्स किस किस पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड पर, एरिया पर और थीटा पर। थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। थीटा कौन सा एंगल है, ये एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो यदि B को चेंज करो तो फ्लक्स चेंज होता है, B को चेंज कराओगे तो फ्लक्स चेंज होगा, पहला केस। एरिया को चेंज करोगे तो भी फ्लक्स चेंज होगा, ये वाला केस। और थीटा चेंज करोगे तब भी आपका फ्लक्स चेंज होगा, ये वाला केस। तो इसको ये आपका कह दिया गया कि किसी भी कारण से यदि फ्लक्स चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स कौन सा, मैग्नेटिक फ्लक्स, यदि मैग्नेटिक फ्लक्स समय के साथ साथ चेंज हो रहा है किसी सर्किट का मैग्नेटिक फ्लक्स,
तो जितनी देर तक ये चेंज होगा उतनी देर तक इसमें एक करंट प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो ईएमआई से क्या मतलब है आपका, जब भी किसी सर्किट का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, यदि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है किसी सर्किट में, तो उसमें उस सर्किट में एक करंट प्रोड्यूस होती है, और दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। whenever there is any change in magnetic flux, linked with the circuit, a current is induced। जब भी किसी सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग हो रही है, तो जितनी देर तक आपकी चेंजिंग हो रही है उतने टाइम तक सर्किट में एक करंट प्रोड्यूस होगा, और उस करंट को बोला गया इंड्यूस्ड करंट। एंड दिस phenomena is known as इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है ना। तो जब भी किसी सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग आ रही होती है, वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो वहां पर सर्किट में एक करंट डेवलप हो जाती है। दैट करंट इज नोन एज इंड्यूस्ड करंट, और ये पूरा जो फिनोमेना है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये करंट आपकी क्या कहलाती है, इंड्यूस्ड करंट। और ये करंट आपकी केवल तब तक एग्जिस्ट करती है जब तक कि जितनी देर तक आपका मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग आ रही है। जैसे ही फ्लक्स आपका कांस्टेंट हो जाएगा तो फिर आपका कोई भी वहां पर करंट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है ना। तो ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ईएमआई, इसको दो केसेस में पढ़ेंगे हम लोग। पहला और दूसरा। हमें एक तो ये पता करना है कि जो करंट फ्लो होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कितनी करंट फ्लो हुई, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट। और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट के लिए हम लोग यूज करेंगे लेंस लॉ। लेंस लॉ से हम निकालेंगे इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन और कितनी करंट फ्लो हुई, मैग्नीट्यूड। इसके लिए हम यूज करेंगे फैराडेज लॉ। फैराडे के लॉज हैं, उससे हम पता करेंगे
कि कितनी करंट फ्लो हुई, और लेंज लॉ से हम पता करेंगे कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो इसी के आसपास ये चैप्टर चलेगा आपका बेसिकली। तो पहले हम लोग सीखेंगे डायरेक्शन निकालना, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो डायरेक्शन के लिए फॉर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट हमें यूज करना है लेंज लॉ। तो एक एग्जांपल से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं और इसका स्टेटमेंट भी समझेंगे कि व्हाट इज लेंज लॉ। अच्छा देखो, जैसे कोई मान लो कोई सर्कुलर वायर है, ये सर्कुलर वायर है, ये एलिप्टिकल मत समझिएगा, 3D बना रखा है ये। मान लो इसमें करंट फ्लो हो रही है ऐसे, है ना। तो कोई भी करंट कैरिंग वायर है तो इसकी जो मैग्नेटिक, यदि कोई करंट कैरिंग वायर सर्कुलर वायर है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं हम लोग? भाई सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी? उंगलियों को कर्ल करो करंट की डायरेक्शन में, राइट हैंड वाला। तो थंब क्या देता है हमें? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। तो सेंटर पर तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगी, ऐसे, और बाकी आपकी जगह कैसे जाएगी? एरो ऊपर की ओर डिसाइड हो गया एक बार, तो अब आपकी ऐसे जाएगी फील्ड लाइन, ऐसे। ऐसे यहां पर होंगी, मतलब जैसे कोई सर्कुलर वायर है आपका, इस तरह से मान लो ये आपका क्लोज्ड वायर है, सर्कुलर वायर। तो हम लोग राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं उसको कर्ल करेंगे करंट की डायरेक्शन में। तो जो थंब है ये देगा हमको सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड जाएगी आपकी, ऐसे सेंटर पर कैसे जाएगी? स्ट्रेट, ऐसे आर पार करते हुए स्ट्रेट। और बाकी ऐसे क्लोज्ड लूप बनाएंगे यहाँ पर, देखो ऐसे। और सब इसका एरो कैसे लिया? तो ऊपर, तो इन यहाँ से बाहर की ओर आएगी आपकी, फिर ऐसे अंदर, है ना, फिर ऐसे यहाँ पर भी ऐसे, यहाँ पर भी ऐसे, चारों तरफ, समझ रहे हो ना। तो इस तरह से ड्रॉ करते हैं आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और दूसरी ओर यदि करंट हमने ऐसे लिया, तो अब आपका देखो, नहीं ऐसे तो पहले भी लिया था, करंट यदि हम लोगों ने लिया ऐसे, तो अब देखो सेंटर पर निकालो मैग्नेटिक फील्ड, तो कहाँ जाएगी? नीचे की ओर। और एक बार सेंटर पर आपने डिसाइड कर लिया, तो अब फील्ड लाइंस कैसे जाएंगी आपकी? एरो इधर, एरो ऐसे, तो इसके भी ऐसे सामने होगा, ऐसे ही यहाँ पर, समझे? तो ये तो इस तरह ड्रॉ करते हैं हम लोग सर्कुलर। ये क्या है आपकी? सर्कुलर वायर करंट कैरिंग, जो सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है, ये केवल हमने उसकी मैग्नेटिक फील्ड आपको बना के दिखाई, ठीक है ना। अभी लेंस ला तो बताया नहीं। तो लेंस लॉ को भी एक एग्जांपल से हम लोग देखेंगे। मान लो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है आपकी अंदर की ओर,
और अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड आपकी इंक्रीज हो रही है और यहां पर एक लूप है आपका, ये लूप है कोई, तो यहां पर यदि मैग्नेटिक फील्ड आपकी चेंज हो रही है तो यानी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो इसमें करंट आपकी डेवलप होगी। हमें क्या बतानी है? डायरेक्शन। तो थोड़ा सा लेंस लॉ क्या कहता है आपका कि किसी भी सर्किट में करंट जो प्रोड्यूस होती है और उसकी जो डायरेक्शन होती है इंड्यूस करंट की, तो करंट इस तरह से डेवलप होती है कि ये उसी रीजन को खत्म करना चाहेगा जिसकी वजह से इसका प्रोडक्शन हो रहा है। लेंस लॉ क्या कहता है आपका कि जिस कारण से करंट इंड्यूस हो रही है ये उसी कारण को खत्म करना चाहेगा। लेंस लॉ क्या कहता है? करंट इंड्यूसेस in such a fashion that it opposes the cause which has produced it। मतलब इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन इस तरह से होती है कि ये उसी को खत्म करना चाहता है जिसने इसको डेवलप किया है। कैसे? जैसे यहां पर इंड्यूस्ड करंट क्यों है, इसका कॉज क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का इंक्रीज होना कि डिक्रीज होना। यहां पर जो फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, जो फ्लक्स में चेंजिंग आ रही है, वो किस वजह से आ रही है? मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ना। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? हमारे अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? अंदर की ओर बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। समझिएगा, यहां पर जो फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, फ्लक्स में चेंजिंग हो रही है, उसका बेसिक कॉज क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का अंदर बढ़ना, है ना। तो यानी लेंस लॉ के अकॉर्डिंग ये क्या करेंगे? इंड्यूस करंट क्या करेगा? इसके अंदर बढ़ते हुए मैग्नेटिक फील्ड का विरोध करेगा ये, क्योंकि लेंस लॉ कहता है कि करंट इस तरह से प्रोड्यूस होती है कि ये उसी का विरोध करता है जिसने इसको डेवलप किया है। तो यहाँ पर फ्लक्स में चेंज किस वजह से हो रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स, आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की ओर बढ़ रही है, ऐसे ऐसे। तो इंड्यूस करंट इस तरह से प्रोड्यूस होगी कि ये जो बढ़ रही थी मैग्नेटिक फील्ड, उसको डिक्रीज करना चाहेगा। तो डिक्रीज कब करेगा? जब इसका खुद की मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर हो। भाई ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की आंधी चल रही है अंदर की ओर, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की आंधी कैसे चल रही है? अंदर की ओर। अब इस मैग्नेटिक फील्ड का आंधी का विरोध कैसे होगा? जब उसी तरफ आंधी चले कि उसके अपोजिट चले। विरोध तो तभी होगा जब इसकी मैग्नेटिक फील्ड की आंधी कैसे चले? बाहर की ओर। और इसकी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर कब जाएंगी? जब करंट इसमें जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। देखो, जब करंट इसमें जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तभी इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जाएंगी? बाहर की ओर। ठीक है ना। तो लेंस लॉ कहता है कि किसी भी सर्किट में करंट की डायरेक्शन क्या, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होती है? वो इस तरह से होती है कि इट अपोजेस द कॉज विच हैज प्रोड्यूस्ड इट। ये उसी कारण का विरोध करती है जिसने इसको डेवलप किया है।
तो यहां पर कारण क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का अंदर बढ़ना। तो विरोध कैसे करेगा ये, वो ऐसे करेगा, तभी विरोध कर पाएगा कि जब इसमें इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो, बाहर की ओर। और बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड होने का मतलब इंड्यूस करंट कैसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? इसके बारे में और भी हम लोग करेंगे कल एग्जाम्पल्स ढेर सारे, इसको एक बार बुक से पढ़िएगा।